हेलो एवरीवन। आज समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में हम आप सभी के लिए राज्य व्यवस्था से राष्ट्रपति टॉपिक का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है इसमें कौन शामिल नहीं होता है। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है, ये लोग शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सभी सदस्य ये नहीं होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये होते हैं। आंसर हमारा सी है। ठीक है, दिल्ली और विधानसभा के सभी सदस्य नहीं होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, चारों ऑप्शन जो दिए हैं, चारों के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच एवं निर्णय लेने का अधिकार किसे है। ठीक है, जब राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस पर जांच करना, निर्णय देने का अधिकार किसका है। संसद को, प्रधानमंत्री को, कैबिनेट को या उच्चतम न्यायालय को। तो आंसर है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय याद कर ले आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे गलत आपको देखना है, गलत कौन सा, सत्य कौन सा है। ए है ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किए जाने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपको गलत ढूंढना है। बी है, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। सी है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये प्रश्न है, इसमें असत्य ढूंढना है। तो असत्य है पहला, गलत है पहला। क्या, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किए जाने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध माने जाएंगे। अवैध नहीं माने जाएंगे, वो वैध माने जाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन होकर वो कार्य कर चुका है, तो वो वैध कार्य माने जाएंगे, भले उसकी सदस्यता जो उसका नियुक्ति है वो रद्द कर दी जाए, लेकिन किए गए कार्य वैध माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। और बाकी तीनों सही है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, बिल्कुल सही। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राज्यों में, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, ना कि मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, वो भी भाग नहीं लेते। ठीक है, चौथा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव किसने लड़ा था। मीरा कुमार, लक्ष्मी सहगल, यशवंत सिन्हा या शरद पवार। तो आंसर है यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा जी ने राष्ट्रपति, वर्तमान में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। और जो लक्ष्मी सहगल हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। इन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। लक्ष्मी सहगल कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाए गए आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड की ये हेड थी, लक्ष्मी सहगल। ठीक है, मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है। शरद पवार को आप जानते हैं, NCP के नेता हैं। अगला प्रश्न, पांचवा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा। यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वरिष्ठतम न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, वरिष्ठतम न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। 2 बार, 4 बार, केवल 1 बार, कोई सीमा नहीं। 2 बार राष्ट्रपति अमेरिका के बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति USA का राष्ट्रपति 2 बार बन सकता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति कोई कितनी भी बार बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हमारा आंसर क्या है, डी, कोई सीमा नहीं। संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद में है कि पुनः निर्वाचित, कोई भी व्यक्ति पुनः निर्वाचित हो सकता है। पुनः कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में कौन कथन असत्य है। 7वां प्रश्न देखिए, कौन सा कथन गलत है, असत्य है। ए,
महाभियोग की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही है, किसी भी सदन में की जा सकती है महाभियोग की शुरुआत। राष्ट्रपति और महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। बिल्कुल सही बात। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात। महाभियोग के बारे में राष्ट्रपति को 15 दिन पहले सूचना देनी चाहिए। बिल्कुल गलत। 14 दिन पहले उसको बताया जाना चाहिए। तो ये डी गलत है। बाकी सब सही है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार आया है। अनुच्छेद 123 में। 213 में क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश 213 और 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए इसको। नवा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे भी गलत आपको देखना। ये सब प्रश्न मैंने बनाए हैं, अच्छे प्रश्न हैं। आप पूरा ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे तो पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। अध्यादेश के बारे में, राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद के एक सदन का सत्र चल रहा हो। ये हो गया पहला। दूसरा है, अध्यादेश तभी जारी होता है जब मौजूदा स्थिति के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो। ऑप्शन नंबर सी है, अध्यादेश उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर डी है, संसद सत्र शुरू होने के 5 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को सदन में पारित करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। बाकी पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। ठीक है, सभी सही हैं, चौथा गलत है। 5 सप्ताह नहीं है, यहाँ पे 6 सप्ताह। संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को दोनों सदनों से पारित करना चाहिए, वरना वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति में क्या क्या शामिल है? किन किन क्षेत्रों में ये क्षमा कर सकता है? पहला है, संघीय विधि के विरुद्ध अपराध में दिए गए दंड, मृत्युदंड, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड। तो 3 में से तीनों में क्षमा राष्ट्रपति कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में क्या क्या शामिल है? संघीय विधि के द्वारा विरुद्ध अपराध में दिए गए दंड, मृत्युदंड, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, सभी को राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति किसके समान है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोगों को, कई लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो समझ लें। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति किसके समान है? अमेरिका के राष्ट्रपति के समान। बिल्कुल गलत। ब्रिटेन के राजा रानी के समान। बिल्कुल सही। रूस के राष्ट्रपति के समान, चीन के राष्ट्रपति के समान, ये सब गलत हैं। आंसर हमारा है बी। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति जो है ब्रिटेन के राजा या रानी जो भी मौजूद होंगे उसमें, उनके समान है। यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। ठीक है। और अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति भारत के प्रधानमंत्री की तरह है, सारा काम शक्तियाँ उन्हीं में निहित हैं। ओके। फिर ये आ गया 12वां प्रश्न, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों में कौन सा कथन गलत है? कुछ शक्तियां राष्ट्रपति की विवेकाधीन है, उनके विवेक पर आधारित हैं। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अस्पष्ट बहुमत व प्रधानमंत्री के अचानक मृत्यु की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। मंत्रिमंडल का विघटन कर सकता है यदि विश्वास मत न हो। लोकसभा का विघटन कर सकता है यदि मंत्रिमंडल बहुमत खो दे। किसी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। अस्पष्ट बहुमत व प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल का विघटन कर सकता है यदि विश्वास खो दिया है मंत्रिमंडल ने। लोकसभा का विघटन कर सकता है यदि मंत्रिमंडल बहुमत खो दे, ये भी सही है। किसी मंत्री को उसके पद से हटा नहीं सकता है, राष्ट्रपति के का विवेकाधीन शक्ति नहीं है ये। हालांकि राष्ट्रपति हटाता है लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा लिखित देने पर, ठीक, प्रधानमंत्री द्वारा सलाह देने पर ही किसी मंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है राष्ट्रपति की। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते किसके नाम पर की जाती हैं? जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां समझौते हम लोग करते हैं, हमारे देश के लोग प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो किसके नाम से की जाती हैं? राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है। भारत का राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्राध्यक्ष कौन है? हमारे महामहिम राष्ट्रपति। इसलिए उन्हीं के नाम पे सारी संधियां और समझौते किए जाते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप पद पर आसीन नहीं रहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। जितने भी राष्ट्रपति हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए। कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये तो थे उपराष्ट्रपति। जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति थे। आर वेंकट रमन उपराष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी उपराष्ट्रपति नहीं थे। राष्ट्रपति बनने से पहले नीलम संजीव रेड्डी उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उत्तर प्रदेश के निवासी, बिहार के निवासी, पश्चिम बंगाल के निवासी, मध्य प्रदेश के निवासी। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो थे बिहार के निवासी। ठीक है, मूलतः बिहार के वो निवासी थे। 16वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये। किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ऑप्शन है आपके हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पढ़ीकर, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव। इसका आंसर है हृदयनाथ कुंजरू। ये कहा था हृदयनाथ कुंजरू ने कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ओके। 17वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा? अच्छा प्रश्न है, देखते हैं। वी गिरी, के.आर. नारायणन, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका आंसर है वी गिरी। वी गिरी जो राष्ट्रपति थे वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। 18वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था। ये प्रश्न पेट 2023 में भी आया था। भारत के राष्ट्रपति ने जिस मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो आंसर है सी, भारतीय डाकघर विधेयक। भारतीय डाकघर विधेयक ये इसका आंसर है जिस पर राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? कई ऐसे मामले आते हैं जहां पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। तो वो अनुच्छेद कौन सा जिसमें इसका वर्णन है? वो है अनुच्छेद 143। एकदम याद कर लीजिए इसको, अनुच्छेद 143 में इसका वर्णन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या करे? क्षमादान करे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो क्षमादान कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय को के न्यायाधीश को पद से नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया संसद में चलाई जाती है। तो इस तरीके से ये हैं प्रश्न। ओके, धन्यवाद।